हेलो व्यूवर्स, वेलकम अगेन। आज का मेरा वीडियो का टॉपिक यूकैरियोटिक क्रोमोसोम पर है। तो प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने सेल बायोलॉजी के प्लेलिस्ट में प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल में डिफरेंस को देखा था। अब वन बाय वन करके हम क्रोमोसोम देन जेनेटिक्स की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो हम देखेंगे आपका क्रोमोसोम का। सबसे पहले हम सिंपल मीनिंग देखते हैं, ठीक है। तो क्रोमो मीन्स कलर एंड सोमा मीन्स बॉडी, ठीक। तो ऐसी बॉडी जो स्टेन्ड हो, ठीक, ऐसी बॉडी जो स्टेन्ड हो। तो क्रोमोसोम के सेंस में मैंने आपको बताया था कि हमारी जो प्रोकैरियोटिक सेल में है उसमें पाए जाने वाले क्रोमोसोम को प्रोकैरियोटिक क्रोमोसोम बोलते हैं और यूकैरियोटिक सेल में पाए जाने वाले क्रोमोसोम को यूकैरियोटिक क्रोमोसोम बोलते हैं। द मेजर डिफरेंस बिटवीन बोथ द प्रेजेंस ऑफ हिस्टोन प्रोटीन, ठीक है। तो प्रोकैरियोटिक क्रोमोसोम में हम लोगों ने पढ़ा था कि जो प्रोकैरियोटिक क्रोमोसोम होते हैं वो बहुत ही आपकी बहुत सिंपल होते हैं। वन इन नंबर होते हैं, ठीक। इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो डीएनए इनका जो होता है वो सर्कुलर जो है मॉडल में होता है, मीन्स डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर, ठीक। और ये आपके किसी न्यूक्लियस के अंदर नहीं पाया जाता है, न्यूक्लियस के बाहर साइटोसोल में पाया जाता है। जबकि यूकैरियोटिक में हम लोगों ने देखा था कि जो आपका क्रोमोसोम होता है वो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। एंड ये आपका जो यूकैरियोटिक क्रोमोसोम होता है वो स्पेसिफिक प्रोटीन हिस्टोन प्रोटीन के साथ जो है आपका रैप्ड रहता है। तो आज की वीडियो में हम ये सारी बातें क्रोमोसोम के बारे में डिटेल में देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करें तो डिफिनीशन की, क्योंकि अब आपके जो एग्जामिनेशन का पैटर्न है वो पूरी तरीके से इंटरमीडिएट में अगर आपको जॉब करनी है या हायर एजुकेशन में जॉब करनी है वो चेंज होता जा रहा है, ठीक। तो अब आपके राइटिंग बेस्ड क्वेश्चंस भी आएंगे। जैसे यूपीएससी ने अभी अपना जो है पैटर्न पूरी तरीके से चेंज कर दिया है। फर्स्ट पेपर में आपको ऑप्शनल जो है क्वेश्चंस करने हैं, सेकेंड पेपर में आपको रिटन क्वेश्चन करना है। सो आपको राइटिंग स्किल आपसे एग्जैक्ट क्या पूछा गया है उस पर भी कंसंट्रेट करना है। तो हम देखेंगे आपका द डिफिनीशन ऑफ क्रोमोसोम। तो इट इज़ अ न्यूक्लियर कंपोनेंट ऑफ ए स्पेशल इंडिविजुअल एंड फंक्शन, ठीक। किसी भी ऑर्गेनिज्म या किसी भी इंडिविजुअल का न्यूक्लियर कंपोनेंट, जब हम यूकैरियोटिक के टर्म में बात कर रहे हैं, ठीक है, यूकैरियोटिक के टर्म में बात करेंगे तो क्रोमोसोम न्यूक्लियर कंटेंट ऑफ स्पेशल इंडिविजुअल एंड फंक्शन, ठीक है, विच हैव कैपेबिलिटी ऑफ सेल्फ रिप्रोडक्शन। तो जिसके पास सेल्फ रिप्रोडक्शन की कैपेबिलिटी होती है और क्रोमोसोम प्ले करता है एक वाइटल रोल इन हेरिडिटी, ठीक है। वहाँ जो आपकी अनुवांशिकता होती है या हम बात करें जनरेशन टू जनरेशन, जो भी हमारे कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स जो है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाते हैं उसमें आपका क्रोमोसोम वाइटल रोल प्ले करता है, ठीक। क्योंकि जितने भी आपके जीन सिचुएटेड होते हैं या हम बात करें जो डीएनए होता है वो आपका क्रोमोसोम ही होता है, ठीक। बस आपका यहाँ पे क्रोमेटिन, क्रोमोसोम, डीएनए ये सब मैं आपको बताऊंगी कि कैसे कैसे इनके नाम में क्या डिफरेंस है, ठीक। कैसे ये सिंपल स्ट्रक्चर से जो है कॉम्प्लेक्स होकर के क्रोमेटिन कॉम्प्लेक्स होकर के आपका क्रोमोसोम बन गया, ठीक। तो ये सारी बातें हम आज के वीडियो में करेंगे। एंड म्यूटेशन, तो आपका म्यूटेशन में भी ये क्रोमोसोम वाइटल रोल प्ले करता है। क्योंकि आपके म्यूटेशन मीन्स क्योंकि आपका कोई भी क्रोमोसोम के नंबर में कम ज़्यादा हो जाना तो आपकी जो भी स्पीसीज़ है उस पर असर पड़ेगा, ठीक है। मीन्स उनमें उस पर म्यूटेशन हो जाएगा। या स्ट्रक्चर में चेंजेस हो जाना, मीन्स आपका क्रोमोसोम अभी इस तरीके से था, ठीक है, और वो यहाँ से टूट गया, ठीक। या किसी भी टाइप का क्रोमोसोम था, छोटा बड़ा हो गया तो भी आपका म्यूटेशन हो जाएगा। वेरिएशन एंड इवोल्यूशनरी डेवलपमेंट ऑफ स्पीसीज, तो इस तरीके का क्रोमोसोम में चेंजेस, ठीक है, मीन्स आपके जर्म सेल में चेंजेस हो रहा है। अगर आपके क्रोमोसोम पे कोई इफेक्ट पड़ रहा है मीन्स आपके जर्म सेल में चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है। आपके गैमीट्स में अगर चेंजेस होते हैं तो वो चेंजेस आपके इवोल्यूशनरी डेवलपमेंट करते हैं, ठीक है। मीन्स आपका जो भी आज तक इवोल्यूशन, ठीक है, तो क्रोमोसोम आपके इवोल्यूशनरी डेवलपमेंट पर भी जो है प्रभाव डालते हैं। तो ये आपके इम्पॉर्टेंट है हेरिडिटी, म्यूटेशन, वेरिएशन, इवोल्यूशनरी डेवलपमेंट ऑफ स्पीसीज के लिए। तो हम बात करें क्रोमोसोम को
वॉल्डेयर ने 1888 में खोजा था। ठीक है, विथ रिस्पेक्ट डाइज और स्टेन। केमिकल कंपोजिशन देखते हैं इसका। केमिकल कंपोजिशन ऑफ क्रोमोसोम की हम लोग बात करें तो इट कंटेन डीएनए, आरएनए एंड प्रोटीन। ठीक है, तो आपका कोई भी क्रोमोसोम इन्हीं 3 केमिकल कंपोनेंट से मिलकर के बनता है, डीएनए, आरएनए एंड प्रोटीन। तो जिसमें से हम लोग बात करें आपका प्रोटीन आर 2 टाइप। ठीक है, हिस्टोन प्रोटीन एंड नॉन हिस्टोन प्रोटीन। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग डीएनए कंटेंट को देखेंगे। तो डीएनए इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंटेंट ऑफ क्रोमोसोम। ठीक है, डीएनए आपका क्रोमोसोम का मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंटेंट होता है एंड इट कंट्रोल द सेंट्रल रोल इन हेरिडिटी। और आपके हेरिडिटी में ये सेंट्रल रोल प्ले करता है। और जब भी कभी हम डीएनए को मेज़र करने की बात करें कि आपका पर्टिकुलर सेल में, ठीक है, पर्टिकुलर सेल के न्यूक्लियस में कितना डीएनए है, तो हम इसकी यूनिट को पिकोग्राम में लिखते हैं। ठीक है, पीजी मीन्स आप 10⁻⁻12 ग्राम। अगर हम जो है 1 पिकोग्राम में देखें तो आपका 1 पिकोग्राम में 10⁻⁻12 ग्राम होता है। ठीक, तो ये आपका एक बहुत ही जो है माइन्यूट आपका मेज़रमेंट है, मीन्स बहुत ही माइन्यूट यूनिट है जिसमें हम डीएनए को मेज़र करते हैं। तो अब हम बात करें कि किसी भी सेल में, ठीक है, मीन्स किसी भी न्यूक्लियस में हम लोग डीएनए कंटेंट को कैसे मेज़र कर सकते हैं। ठीक, उसके लिए कौन सी टेक्निक है हम जिससे डीएनए कंटेंट को मेज़र करेंगे। तो यहाँ पे आपका एक स्टेन यूज़ होता है एंड दैट स्टेन इज कॉल्ड फेल्गुन रिएक्शन। ठीक है, फेल्गुन रिएक्शन से हम लोग जो है वो डीएनए को स्टेन करते हैं। ठीक है, किसी भी न्यूक्लियस में डीएनए को स्टेन करते हैं। और उसके बाद इस जितना भी स्टेन, सपोज ये आपकी कोई सेल थी, ठीक, इसके अंदर पर्टिकुलर ये न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के अंदर ये ग्रीन कलर का डीएनए था। अब डीएनए ने कितना स्टेन लिया, ठीक है, इस स्टेन को मेज़र करेंगे हम एक माइक्रोस्कोप से एंड दैट माइक्रोस्कोप इज कॉल्ड साइटोफोटोमीटर। ठीक है, एंड इट इज वर्कड ऑन द बेसिस ऑफ लैम्बर्ट बियर लॉ। ठीक है, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के बेसिस पे ये काम करता है। ठीक, तो दोनों टेक्निक से, ठीक है, हमें फेल्गुन रिएक्शन टेक्निक से और हमें साइटोफोटोमीटर से ये पता चला कि हमारी किसी भी पर्टिकुलर सेल में एक कांस्टेंट अमाउंट डीएनए का मेंटेन होता है। मीन्स अगर हम बात करें अपनी बॉडी की, तो हमारी बॉडी की जितनी भी सेल होंगी, ठीक, उन सारी सेल में हमारा जो डीएनए का अमाउंट होगा वो कांस्टेंट होगा। Each species has characteristic content of this DNA. So the constant value of the DNA is called C value. ठीक है, ठीक है, इट इज कांस्टेंट वैल्यू जो कि आपकी स्पीसीज टू स्पीसीज कांस्टेंट होगी, वेरी नहीं करेगी। नेक्स्ट हम लोग सी वैल्यू पैराडॉक्स को देखें। व्हाट इज सी वैल्यू पैराडॉक्स? प्रीवियसली हम लोगों ने सी वैल्यू को देखा। सी वैल्यू का मीन्स कि हमारा किसी भी पर्टिकुलर, ठीक है, किसी पर्टिकुलर सेल में हमारा जितना डीएनए, कांस्टेंट डीएनए है, वो हमारा सी वैल्यू कहलाता है। तो हम लोग बात करें आपका यूकैरियोटिक सेल में प्रोकैरियोटिक सेल से ज़्यादा डीएनए होता है। ठीक है, तो ये आप वेल नोन है, क्योंकि आपका यूकैरियोटिक सेल में क्रोमोसोम की संख्या ज़्यादा होगी तो आपका डीएनए का कंटेंट भी ज़्यादा होगा। और बात करें जो भी आपके लोअर वर्टिब्रेट्स हैं, जैसे आपका जो निमेटोड्स हैं, उसमें केवल 20 टाइम्स मोर डीएनए होता है देन इकोलाई। ठीक है, इकोलाई से 20 टाइम ग्रेटर डीएनए होता है आपके निमेटोड्स में। नेक्स्ट हम लोग देखें, अगर हम लोग ह्यूमंस की बात करें तो हम लोगों में 3 पिकोग्राम डीएनए हैप्लॉइड सेल में होता है। ठीक, मीन्स हमारे स्पर्म और ओवा में 3 पिकोग्राम डीएनए होता है। तो हम लोग बात करें आपका इसमें से जो 3 पिकोग्राम में डीएनए है, अगर ये हमारा ऑल जो है स्ट्रक्चरल जीन होता है, मीन्स कोडिंग डीएनए होता है, ठीक है, जो कि किसी स्ट्रक्चर को कोड करेगा, तो ये आपका हैप्लॉइड सेल में पाया जाने वाला, ठीक है, हैप्लॉइड सेल में पाई जाने वाली डीएनए की मात्रा को हम लोग सी वैल्यू पैराडॉक्स कहते हैं। ठीक, तो होप सो आप बात को समझे होंगे कि ह्यूमन बींग्स के हैप्लॉइड सेल में 3 पिकोग्राम डीएनए पाया जाता है।
ठीक है। और बाकी लगभग 3 मिलियन अगर हम बात करें तो प्रोटीन की ज़रूरत होगी इसे, ठीक। तो हमारा जो 3 पिकोग्राम डीएनए है, अगर ये टोटल डीएनए हमारा कोडिंग डीएनए हो, स्ट्रक्चरल डीएनए हो, ठीक है, मीन्स जो कि आपका किसी पर्टिकुलर प्रोटीन को बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, तो इस तरह का जो हमारा हैप्लॉइड सेल में पाया जाने वाला डीएनए होता है वो हमारा सी वैल्यू पैराडॉक्स कहलाता है। तो बहुत सारे जो है आपके वनडे एग्जाम्स में ये पूछता है कि आपका सी वैल्यू पैराडॉक्स क्या है। तो सी वैल्यू पैराडॉक्स का मतलब हैप्लॉइड सेल में जो है डीएनए कंटेंट की मात्रा, ठीक है, मीन्स आपका हैप्लॉइड सेल में, एक सिंपल लैंग्वेज में समझिए, हैप्लॉइड सेल में डीएनए का कंटेंट या हैप्लॉइड सेल में डीएनए की मात्रा आपका सी वैल्यू पैराडॉक्स कहलाता है, ठीक। तो इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं सी वैल्यू पैराडॉक्स पे, ये हम लोग बात करें, ठीक है। तो वो हम जब आपको डीएनए डिटेल में पढ़ाएंगे, जब हम वहाँ पे इसका पूरा स्ट्रक्चर वगैरह बताएंगे, तब वहाँ पे ये हम और डिटेल करेंगे। अभी हम बस लिटिल बिट क्रोमोसोम के केमिकल कंपोजिशन के आधार पर हम इसको देख रहे हैं। तो हिस्टोन्स की अगर हम बात करें तो हिस्टोन्स आपके बेसिक प्रोटीन होते हैं, ठीक है, और जनरली ये आपके 2 अमीनो एसिड से मिलकर बने होते हैं, दैट इज आर्जिनिन और लाइसिन। तो आर्जिनिन और लाइसिन आपके केटाइनिक होते हैं, ठीक, केटाइनिक इन नेचर होते हैं, मीन्स इसमें आपका पॉजिटिव चार्ज होता है। तो ये बहुत ही इजीली आपके एनाइनिक मीन्स निगेटिव चार्ज वाले न्यूक्लिक एसिड से बाइंड कर जाएंगे, ठीक। आर्जिनिन और लाइसिन है जो कि पॉजिटिव चार्ज हैं, केटाइनिक है, और जो हमारा डीएनए होता है वो निगेटिव चार्ज होता है, मीन्स एनाइनिक होता है। सो आपका डीएनए और जो अब आपका हिस्टोन है वो बहुत ही उनके बीच में काफ़ी टाइट पैकिंग हो जाएगी ड्यू टू द पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। देयर आर 5 बेसिक टाइप ऑफ हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट इन क्रोमोसोम्स, दैट इज H1, H2A, H2B, H3 एंड H4, ठीक। तो मैंने अभी आपको बताया कि क्रोमोसोम का केमिकल कंपोजिशन है डीएनए, आरएनए एंड प्रोटीन। तो डीएनए के बारे में हम लोगों ने लिटिल बिट देख लिया, ठीक। अब डीएनए को, इतने लंबे डीएनए को एक छोटी जगह पे मीन्स न्यूक्लियस के अंदर कॉम्पैक्ट करके रखने का काम किसका होगा? हिस्टोन प्रोटीन का। तो ये हिस्टोन प्रोटीन 5 तरह के हैं, H1, H2A, H2B, H3 एंड H4। तो जो भी आपकी इवोल्यूशनरी स्टडी बताती है हिस्टोन की, कि हिस्टोन आपका बहुत ही कंजर्व प्रोटीन है। फॉर एग्जाम्पल कि हम लोग देखें तो काफ और गार्डन पी, ठीक है, काफ और गार्डन पी के H4 प्रोटीन में, ठीक है, मीन्स H4 हिस्टोन में केवल आपके 2 अमीनो एसिड का ही डिफरेंस है, ठीक है, केवल 2 अमीनो एसिड का ही डिफरेंस है आपके काफ के हिस्टोन में और गार्डन पी के हिस्टोन में, जो कि H4 में। मीन्स आपके अगर हम लोग काफ का H4 का स्ट्रक्चर देखें और गार्डन पी का H4 का स्ट्रक्चर देखें तो केवल 102 रेसिड्यू में केवल 2 रेसिड्यू आपके डिफरेंट है इन दोनों के बीच में। बाकी 100 आपके जो अमीनो एसिड हैं वो बिल्कुल एग्जैक्ट है, ठीक। मीन्स जो उनका सीक्वेंस है वो बिल्कुल आपका काफ और गार्डन पी में एक जैसा है। तो आप देख सकते हैं ये आपका प्लांट है और ये आपका एनिमल है, ठीक है, वर्टिब्रेट है। तो इन दोनों के बीच में कितनी ज़्यादा सिमिलरिटी है, ठीक है, कितना ज़्यादा ये H4 हिस्टोन कंजर्व्ड है। दूसरा एग्जांपल देखें तो आपका H3 हिस्टोन प्रोटीन में, ठीक है, H3 में अगर हम देखें रैट और अगेन गार्डन पी के बीच में, ठीक है, तो यहाँ पर भी केवल 2 अमीनो एसिड का डिफरेंस है, ठीक है, मीन्स केवल 2 ही अमीनो एसिड इन दोनों के बीच में भी डिफरेंस है 102 रेसिड्यू में। सिर्फ 2 अमीनो एसिड्स आर different between rat and pea. So this type of study shows that the histone protein is conserved during evolutionary period. तो हम लोग देख रहे हैं कि इतनी ज़्यादा कंजर्व्ड हैं ये। सो हिस्टोन प्ले अ वेरी क्रूशियल रोल, ठीक है, टू मेंटेन द क्रोमोसोमल कंटेंट ऑफ अ पर्टिकुलर स्पीसीज। किसी भी पर्टिकुलर स्पीसीज के क्रोमोसोमल कंटेंट को मेंटेन करने के लिए हिस्टोन आपका कितना जो है ज़रूरी है, ठीक। अगर ये इतना ज़रूरी नहीं होता तो ये बहुत ही ज़्यादा वेरिएबल होता, ठीक है, बहुत ज़्यादा कंजर्व्ड ना होता। सो अगर कोई म्यूटेशन आपका हिस्टोन में होता है तो आपका ये सेल के लिए बहुत ही घातक है, बहुत ही डिलीटेरियस है, बहुत घातक है।
नेक्स्ट हम लोग बात करें कि जो हमारा H1 होता है, ठीक है, H1 हिस्टोन प्रोटीन होता है, ये हमारा बहुत ही लीस्ट कंजर्व प्रोटीन होता है। लीस्ट कंजर्व प्रोटीन, इवन एक सेल में ही लगभग 210 से 220 अमीनो एसिड के बीच में ही बहुत सारी वैरायटी जो है मीन्स बहुत सारे चेंजेस पाए जाते हैं इवन एक सेल में, ठीक है। एक ही सेल के H1 प्रोटीन में बहुत ही ज़्यादा वेरिएशन पाया जाता है। ये बहुत ही कंजर्व नहीं होता, लीस्ट कंजर्व होता है। तो सपोज हमारा बहुत ही लंबा डीएनए है, तो लगभग अगर हम लोग देखें तो 200 बेस पेयर पर, ठीक है, लगभग 200 बेस पेयर पर हमारा केवल एक H1 प्रोटीन पाया जाता है, ठीक। मीन्स आपका 200 बेस पेयर का डीएनए, ठीक, 200 बेस पेयर के डीएनए के बाद आपका एक H1, क्योंकि हम लोग अभी जब न्यूक्लियोसोम मॉडल में आपको पढ़ाऊंगी तो मैं आपको बताऊंगी कि कैसे H2A, H2B, H3, H4 ये चारों मिल करके, ठीक है, एक ऑक्टामर बनाते हैं। इस तरीके से ये 4 गेंद आप इन्हें मान लीजिए या 4 प्रोटीन के बॉल मान लीजिए, ठीक। तो इन्हीं पे आपका जो डीएनए होता है वो रैप्ड होता है, ठीक, इसी पे ही आपका जो डीएनए होता है वो बाइंड अप होता है। तो लगभग 200 बेस पेयर डीएनए के बाद आपका एक H1 प्रोटीन, ठीक है, हिस्टोन का एक H1 प्रोटीन आता है, ठीक है। तो आपके ये डबल नंबर में होंगे, ठीक, मीन्स H1 से दुगने होंगे। H2A 2 टाइम्स, H2B 2 टाइम्स, H3 2 टाइम्स, H4 2 टाइम्स, ठीक। तो इसको हम फर्दर जो है आपको जब न्यूक्लियोसोम मॉडल पढ़ाएंगे कि कैसे आपके न्यूक्लियोसोम मॉडल में इन हिस्टोन प्रोटीन पर डीएनए रैप्ड रहता है, तो हम आपको वहाँ पे ये डिटेल में बताएंगे। तो नेक्स्ट हम लोग नॉन हिस्टोन प्रोटीन को देखें। तो नॉन हिस्टोन प्रोटीन में आपके जनरली स्ट्रक्चरल प्रोटीन आते हैं, ठीक है, स्ट्रक्चरल प्रोटीन आते हैं जो कि आपके क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर को बनाने में हेल्प करते हैं। तो इसमें आपके टिन, अल्फा एंड बीटा ट्यूबुलिन, ल्यूसीन आते हैं, ठीक है। ये सारे प्रोटीन आपके जब क्रोमोसोम का कंडेंसेशन होता है, ठीक है, उस समय पर हेल्प करते हैं। मीन्स क्रोमोसोम को कंडेंस करने में हेल्प करते हैं। और जब भी हम लोग माइटोसिस और मियोसिस पढ़ते हैं तो जब आपकी सेल सेपरेट हो रही होती है, ठीक है, मीन्स आपकी सेल आप लोगों ने देखा है कि क्रोमोसोम इस तरीके से मेटाफेज प्लेट पर आ जाते हैं, ठीक है। तो मेटाफेज प्लेट पर आने के बाद ये यहाँ पे एक्टिन, मायोसिन, ट्यूबुलिन, ठीक है, इस तरीके की प्रोटीन के जरिए ही जो है ये सेंट्रोमियर से बंधते हैं। तो ये जो प्रोटीन होती हैं वो आपकी अल्फा ट्यूबुलिन, बीटा ट्यूबुलिन होती हैं जो क्रोमोसोम को सेपरेट करती हैं, कंडेंस करने का काम करती हैं और सेल डिवीजन में हेल्प करती हैं। एक्टिन, अल्फा, बीटा ट्यूबुलिन और मायोसिन को छोड़ करके जो 50% हमारा नॉन हिस्टोन प्रोटीन बचा वो हमारा एंजाइम होता है जो कि हमारे हेल्प करता है डीएनए रिप्लिकेशन में, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, ये सारी प्रोसेस में हेल्प करता है, ठीक है। तो आप लोगों ने बीटा पॉलीमरेज, ठीक है, आप लोगों ने डीएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज और इस तरीके के टोपो आइसोमरेज, जो इस तरीके के एंजाइम हमारे न्यूक्लियस में पाए जाते हैं जो कि ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन में हेल्प करते हैं, वो आपके जो है नॉन हिस्टोन प्रोटीन ही होते हैं। आपके नॉन हिस्टोन प्रोटीन होते हैं जो होते हैं वो आपके बहुत ज़्यादा कंजर्व नहीं होते हैं। ये सेल टू सेल, ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म वेरी करते हैं। तो इस तरीके से हम लोगों ने केमिकल कंपोजिशन को कंप्लीट किया। द नेक्स्ट इज स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम। चलो, किसी भी क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर देखने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो मेटाफेज होता है सेल का, ठीक है, उस पर हमें जो क्रोमोसोम दिखाई देते हैं वो काफ़ी कंडेंस फॉर्म में होते हैं, ठीक है। जबकि हमारे जो सेल की इंटरफेज होती है, ठीक है, नॉर्मल जब सेल जो है तैयारी कर रही होती है डिवीज़न के लिए, ठीक है, जब पूरी तरीके से स्टार्ट कर रही होती है, इंटरफेज में होती है, तो उस टाइम पे जो हमें क्रोमोसोम दिखाई देते हैं वो हमारे कंडेंस फॉर्म में नहीं होते हैं, तब हम लोग उसे क्रोमेटिन कहते हैं, ठीक। तो क्रोमेटिन का ही कंडेंस फॉर्म आपका क्रोमोसोम होता है, ठीक। तो 1 बाय 1 करके हम लोग स्ट्रक्चर में देखते हैं। इन द रेस्टिंग फेज और इंटरफेज द क्रोमोसोम्स इन द फॉर्म ऑफ थिन, क्वाइल्ड, इलास्टिक एंड थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों ने फिगर भी देखा होगा, इस तरीके से काफ़ी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है, ठीक है, क्रोमोसोम्स का। तो इसको हम लोग क्रोमेटिन बोलते हैं। एक्चुअल में ये आपका क्रोमोसोम ही है, ठीक है, बट इंटरफेज में, ठीक है, सेल की रेस्टिंग फेज और इंटरफेज में इसे हम लोग क्रोमेटिन कहते हैं।
और हम नेक्स्ट बात करें, इन मेटाफेज एंड एनाफेज द क्रोमोसोम बिकम थिक एंड फिलामेंटस। तो हम लोग देखेंगे कि मेटाफेज स्टेज में जो आपका क्रोमोसोम होता है वो काफ़ी थिक हो जाता है, फिलामेंटस हो जाता है, एंड दे हैव अ क्लियर जोन, इट इज़ कॉल्ड सेंट्रोमियर। ठीक है, तो इस कंडीशन में, मेटाफेज कंडीशन में, एनाफेज कंडीशन में इसके पास एक क्लियर जोन पाया जाता है बीच में, जिसको हम लोग जो है सेंट्रोमियर कहते हैं। ठीक है, इसे हम लोग सेंट्रोमियर कहते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड काइनेटोकोर। तो सबसे पहले वन बाय वन हम मेटाफेज स्टेज में क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर को देखते हैं कि उसमें कौन कौन सी चीजें पाई जाएंगी। तो इन मेटाफेज स्टेज क्रोमोसोम कंटेन 2 सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग बनाते हैं किसी भी क्रोमोसोम का। तो मेटाफेज स्टेज में हम लोग देखते हैं कि इसके किसी भी क्रोमोसोम के पास, ठीक है, 1 और ये 2 सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है, 2 एक जैसे स्ट्रक्चर, या हम लोग बात करें 2 सिस्टर आर्म्स। ठीक, ये एक पूरी 1, ठीक, जिसको मैं अभी ग्रीन कलर से कलर करूंगी। तो ये ग्रीन कलर्ड वाली आपकी 1, इसी के एग्जैक्ट दूसरी 2। तो ये दोनों आपस में सिस्टर क्रोमेटिड कहलाते हैं। ठीक है, या ये दोनों आपस में क्रोमेटिड कहलाते हैं। ईच क्रोमेटिड कंटेन अ सिंगल डीएनए मॉलिक्यूल। तो अगर हम लोग इसमें से, इस क्रोमोसोम से एक क्रोमेटिड को निकाल लें, ठीक है, तो आपका ये एक क्रोमेटिड एक डीएनए मॉलिक्यूल, 1 डीएनए मॉलिक्यूल होता है। ठीक है, 1 डीएनए मॉलिक्यूल। तो बोथ क्रोमेटिड आर अटैच्ड टू ईच अदर बाई सेंट्रोमियर। ठीक है, सेंट्रोमियर से ये दोनों क्रोमेटिड आपस में अटैच होते हैं, और ये डिटैच तभी होंगे, मीन्स अलग अलग, दोनों क्रोमेटिड अलग अलग होंगे एनाफेज स्टेज में। ठीक है, जो कि हम लोग कभी फिर फर्दर सेल डिवीजन में पढ़ेंगे। तो मैंने अभी आपको बताया कि जो भी हमारा रेस्टिंग फेज में और ड्यूरिंग माइटोटिक प्रोफेज जो हमारा क्रोमोसोम होता है वो काफ़ी थिन कॉइल्ड जो है फॉर्म में पाया जाता है इस तरीके से, एंड दिस थिन कॉइल्ड स्ट्रक्चर इज कॉल्ड क्रोमोनीमा और क्रोमेटिन। तो हम लोग बात करें क्रोमोनीमेटा के बारे में या क्रोमोनीमा के बारे में। तो जब हमारी सेल रेस्टिंग फेज में होती है, मीन्स हमारा इंटरफेज में होती है, ठीक है, हमारे माइटोटिक डिवीज़न के इंटरफेज में होती है, तो जो हमारा क्रोमोसोम होता है वो काफ़ी थिन और कॉइल्ड स्ट्रक्चर में हमें दिखता है। ठीक है, थिन फिलामेंटस फॉर्म में, जिसको हम लोग क्रोमोनीमा और क्रोमोनीमेटा कहते हैं। इस टर्म को आपका वी जेडविस्की ने 1912 में इस टर्म को दिया है, क्रोमोनीमेटा। ठीक है, और क्रोमेटिन इज द अर्ली स्टेज ऑफ कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम। ठीक है, ये बहुत ही अर्ली स्टेज है। ठीक है, दिस इज द अर्ली स्टेज ऑफ कंडेंसेशन। इसके बाद तो अभी बहुत ज़्यादा कंडेंसेशन होना बाकी है। ठीक, इसके बाद ये जो भी आपका क्रोमोनीमेटा है, ठीक है, या हम लोग बात करेंगे आपका क्रोमेटिन है। ठीक, ये क्रोमेटिन के साथ आपका हिस्टोन प्रोटीन, नॉन हिस्टोन प्रोटीन, ये सब कुछ अटैच, आपका हिस्टोन प्रोटीन अटैच होगा, और अटैच होने के बाद ऑक्टामर बनाएगा। ठीक है, हिस्टोन प्रोटीन, उसके ऊपर डीएनए को लपेटा जाएगा, न्यूक्लियोसोम मॉडल बनेगा, फिर आपका सोलेनॉइड मॉडल बनेगा, बहुत सारे न्यूक्लियोसोम मिल करके जो है एक बंडल्ड होंगे। ठीक, तो यहाँ पे मैं हमेशा से अपनी क्लास में एग्जाम्पल देती हूँ कि अगर आपके पास कई हजार गुना लंबी रस्सी हो तो हम लोग क्या करेंगे, पहले रस्सी का एक हम बहुत बड़ा बंडल नहीं बना सकते हैं, हम क्या करेंगे, छोटे छोटे बंडल, ठीक है, रस्सियों के बनाएंगे। तो वो छोटे छोटे, सपोज बहुत लंबी रस्सी है तो हम लोगों ने इस तरीके से क्या किए, छोटे छोटे बंडल रस्सियों के बना लिए। ठीक, तो उसी तरीके से डीएनए भी क्या करता है, इस हिस्टोन प्रोटीन, यहाँ पे 4 हिस्टोन प्रोटीन है आपके, H2A, H2B, H4, H3। ठीक है, तो ये चारों ऑक्टा फॉर्म में है, मतलब दो H2A, 2 H2B और 2 H3 और 2 H4। ठीक है, ये ऑक्टामर है, ये रस्सी का पूरा बंडल है, इसके ऊपर डीएनए लपेट दिया गया, इसके ऊपर डीएनए लपेट दिया गया। ठीक है, इस तरीके से 100-200 बंडल, फिर ये बंडल आपस में H1 से लिंक्ड रहते हैं। ठीक है, फिर इन बंडल को ही आपस में आप लपेट दीजिए। ठीक, तो धीरे धीरे आपका क्या हो रहा है, जब डीएनए इस तरीके से बिल्कुल खुले फॉर्म में है तो इसे हम लोग क्रोमोनीमा बोल रहे हैं, या इसे हम लोग क्रोमेटिन बोल रहे हैं।
उसके बाद हम लोगों ने न्यूक्लियोसोम मीन्स हिस्टोन के ऊपर लपेट दिया तो न्यूक्लियोसोम बन गया। अब न्यूक्लियोसोम के बंडलों को हमने आपस में लपेट दिया, तो इस तरीके से हमारा जो डीएनए था वो अर्ली स्टेज कंडेंसेशन से मोर कंडेंसेशन स्टेज की तरफ बढ़ता गया, जिसको हम लोग फाइनली क्रोमोसोम कहते हैं। ठीक है, जो कि हमारा मेटाफेज और एनाफेज स्टेज में देखने को मिलता है। जो भी हमारी अर्ली स्टेज होगी मीन्स प्रोफेज होगी या हम लोग बात करें इंटरफेज होगी, वहाँ हमें क्रोमोनिमेटा या क्रोमेटिन देखने को मिलेगा। तो ये एक टिपिकल क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर है। तो क्रोमेटिन और क्रोमोनिमेटा ओल्ड व्यू में बात करें, अकॉर्डिंग टू ओल्ड व्यू, ठीक है, इन ए क्रोमोसोम देयर आर 2 नंबर ऑफ क्रोमोनिमेटा, जो कि मैंने यहाँ पे ग्रीन कलर से बनाया है। दिस क्रोमोनिमेटा एम्बेडेड इन एमॉर्फस सब्सटेंस दैट इज कॉल्ड मैट्रिक्स। ठीक है, इसके अंदर एक लिक्विड भरा रहता था जिसको हम लोग मैट्रिक्स कहते थे। ठीक, तो ये क्रोमोनिमेटा आपका मैट्रिक्स में धंसा हुआ होता था और इस मैट्रिक्स को एक जो है कवरिंग, आपने देखा होगा एक कवर ये है, ये इसने कवर्ड कर रखा है, दैट कवरिंग इज कॉल्ड पेलिकल। ठीक है, इसको हम लोग पेलिकल की कवरिंग बोलते हैं। तो आपका मैट्रिक्स वाला मटेरियल और दिस पेलिकल मटेरियल, ये दोनों आपका नॉन जेनेटिक था। ठीक है, नॉन जेनेटिक मटेरियल है। ठीक, क्रोमोसोम का हम लोग स्ट्रक्चर देख रहे हैं। तो क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में आपका जो पेलिकल और मैट्रिक्स है, ठीक, जो भी एमॉर्फस लिक्विड यहाँ पे भरा हुआ है वो आपका नॉन जेनेटिक है। तो ये कंडीशन, ठीक है, मीन्स इस तरह की कंडेंस कंडीशन आपकी मेटाफेज स्टेज में दिखाई देती थी। ठीक, और कहा जाता है कि ये मैट्रिक्स और पेलिकल आपका जब सेल के जब न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस डिसअपियर हो जाएगा तो आपका यहाँ पे मैट्रिक्स और पेलिकल अपीयर होता है। ठीक, तो ऐसा कहा जाता था कि ये वाइस वर्सा है। ठीक है, मीन्स आपके ये कहीं से आ नहीं गए, जो न्यूक्लियोलस था वो न्यूक्लियोलस का ही अंदर का मटेरियल और न्यूक्लियोलस की कवरिंग में ही आकर के मैट्रिक्स और पेलिकल का स्ट्रक्चर बनाया इन क्रोमोसोम। ठीक है, और क्रोमोनिमेटा को एम्बेडेड मीन्स अपने अंदर धंसा लिया। ठीक है, तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर इसमें हम लोग देखेंगे क्रोमोमियर। क्रोमोमियर इज द बीड लाइक एक्यूमुलेशन ऑफ क्रोमोनिमेटा। ठीक है, तो ये क्रोमोनिमेटा पे जो आपको ये बीड लाइक मीन्स मोती के जैसे स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, ये आपके क्रोमोमियर्स हैं। ठीक, और ये क्रोमोमियर्स आपको मेटाफेज स्टेज में देखने को नहीं मिलते हैं। ठीक है, ये क्रोमोमियर्स आपको जनरली इंटरफेज स्टेज में या पॉलिटीन, ठीक, मीन्स पॉलिटीन बहुत ही जाइंट क्रोमोसोम होता है जो कि आपके इंसेक्ट के सलाइवरी ग्लैंड में पाया जाता है। ठीक, तो इसमें आपको जनरली इंटरफेज स्टेज और पॉलिटीन क्रोमोसोम में ये देखने को मिलते हैं क्रोमोनिमेटा। जबकि हम लोग बात करें मेटाफेज स्टेज में क्रोमोनिमेटा इसलिए देखने को नहीं मिलते हैं क्योंकि मेटाफेज स्टेज में जो क्रोमोसोम आपका होता है वो बहुत ही कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर होता है। ठीक, बहुत ही हमने उसे टाइटली क्वाइल्ड कर दिया है, और जब हमने उसे टाइटली क्वाइल्ड कर दिया है तो ये बीड्स जैसा स्ट्रक्चर, ठीक है, वो हमें दिखाई नहीं देगा। क्रोमोमियर्स जो हमारे हैं क्रोमोसोम पर, दीज आर द रीजन ऑफ हाईली क्वाइल्ड डीएनए। ठीक है, बहुत ही टाइट क्वाइलिंग है डीएनए की। यहाँ पे आप रस्सी में भी देखते होंगे, कहीं कहीं पे रस्सी में जो है गांठें बनी होती हैं। ठीक है, तो उसी एग्जाम्पल से आप इसको समझ लीजिए कि कहीं कहीं पे जो आपका डीएनए मटेरियल होगा वो हाईली क्वाइल्ड होगा। ऐसा कहा जाता है कि दीज क्रोमोमियर्स, ठीक है, आर द यूनिट ऑफ जेनेटिक फंक्शन। ठीक है, यूनिट ऑफ जेनेटिक फंक्शन। तो अब जब तक डीएनए की खोज नहीं हुई थी, मीन्स इसी क्वाइल्ड स्ट्रक्चर को भी खोला गया, तब पता चला कि जो हमारा डीएनए होता है वो आपका एक्चुअल यूनिट होता है। ठीक है, क्रोमोसोम की यूनिट आपकी डीएनए होती है। तो जब तक हमें जो है ये बात नहीं पता थी, तब तक क्रोमोमियर को ही जेनेटिक फंक्शन की जो, ठीक है, या क्रोमोसोम की जो है वो यूनिट माना जाता था। मीन्स अभी क्रोमोमियर को भी और ओपन करना है, ठीक, तब हमें जाकर के डीएनए दिखाई देगा। नेक्स्ट हमारा है सेंट्रोमियर। तो जनरली आपका जो सेंट्रोमियर होता है, इट इज स्मॉल ग्रेन्यूल लाइक स्ट्रक्चर, और ये काफ़ी थिन और क्लियर स्पेस स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, क्रोमोसोम के बीच में या क्रोमोसोम में जहाँ भी आपका सेंट्रोमियर सिचुएटेड होगा वो पोजीशन आपकी काफ़ी थिन होगी और ग्रेन्युलर स्ट्रक्चर होगा। तो कहा जाता है कि सेंट्रोमियर हमारा वो प्लेस है जहाँ पर सेल डिवीजन के दौरान हमारे माइटोटिक स्पेंडल फाइबर्स आकर के अटैच होते हैं। तो जनरली जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, आप लोगों ने सेल डिवीजन का इस तरीके से देखा होगा, जिसको हम फर्दर क्लियर करेंगे। तो आपने देखा होगा कि यहाँ पे दो आपके सेंट्रियोल
इस तरीके से लग जाते हैं और फिर ये माइटोटिक स्पिंडल फाइबर आकर के आपके सेंट्रोमियर से ही अटैच होते हैं। ठीक है, तो सेंट्रोमियर इज द प्लेस वेयर माइटोटिक स्पिंडल फाइबर आर अटैच ड्यूरिंग सेल डिवीजन। तो आपका जो सेंट्रोमियर होता है, यहाँ पे जो डीएनए आपका होता है उसके साथ कुछ स्पेसिफिक प्रोटीन बाइंड करती हैं। ठीक है, जिसकी वजह से कि डिस्क शेप्ड, ठीक, यहाँ पे एक प्लेट नुमा स्ट्रक्चर बनाता है और इस प्लेट नुमा स्ट्रक्चर को हम लोग काइनेटोकोर भी बोलते हैं। और इसी प्लेट नुमा और तस्तरी नुमा स्ट्रक्चर बनने की वजह से यहाँ पे आकर के आपके माइटोटिक जो है स्पिंडल या माइटोटिक फाइबर अटैच होते हैं ड्यूरिंग सेल डिवीजन। तो आपका सेंट्रोमियर और प्राइमरी कॉन्ट्रिक्शन, ठीक है, ये एक ही चीज़ होती है। तो प्राइमरी कॉन्ट्रिक्शन और सेंट्रोमियर इज द प्लेस वेयर हाईली रिपीटिशन ऑफ डीएनए इज प्रेजेंट। ठीक है, मीन्स यहाँ पे डीएनए काफ़ी रिपीटेड फॉर्म में पाया जाता है। ठीक है, मीन्स डीएनए की बहुत ज़्यादा रिपीटेड कॉपी यहाँ पे पाई जाती है। ठीक, सपोज अगर कोई ATGC कोई जो है बेस पेयर है, तो इस तरीके से ATGC, ठीक, ATGC इस तरीके की न्यूक्लियोटाइड या मीन्स आपके डीएनए की काफ़ी ज़्यादा रिपीटेटिव स्ट्रक्चर यहाँ पे पाया जाता है। और हम बात करें, ये काफ़ी हाई स्टेंड होता है। ठीक, अब आप सपोज करिए कहीं पे जो है किसी चीज़ की बहुत ज़्यादा रिपीटिशन पाया जाता है और ये प्लेस आपका काफ़ी हाईली स्टेंड होता है, मीन्स बहुत ही ज़्यादा स्टेन करने पर, मीन्स कलर करने पर बहुत ज़्यादा कलर को एब्जॉर्ब करता है ये प्लेस। ठीक है, तो इस प्लेस को हम लोग सेंट्रोमियर या काइनेटोकोर या प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन कहते हैं। और इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूटिव हेट्रोक्रोमेटिन। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूटिव हेट्रोक्रोमेटिन का मतलब कि जहाँ पे आपका कोई स्ट्रक्चरल डीएनए नहीं पाया जाता है, मीन्स आपका कोई इससे कोई फंक्शनल प्रोटीन नहीं बनेगी। तो इस तरीके से आप लोगों ने क्रोमेटिन, क्रोमोनीमेटा, क्रोमोमियर और सेंट्रोमियर को देखा। नेक्स्ट आपका है टीलोमियर। सो द क्रोमोसोम एंड्स आर नोन एज टीलोमियर। और इस टीलोमियर के पास आपकी पोलैरिटी होती है। ठीक है, जिसकी वजह से ये दूसरे क्रोमोसोम को आकर के इससे अटैच नहीं होने देती है। सपोज अगर एक्सीडेंटली या जो है आपका ये क्रोमोसोम टूट गया तो ये टीलोमियर पार्ट आपका उस क्रोमोसोम में नहीं पाया जाएगा। देन ऐसे टूटने के बाद ऐसे क्रोमोसोम के पास क्षमता होगी कि वो किसी दूसरे क्रोमोसोम से जाकर के अटैच होगा। बट द प्रेजेंस ऑफ दिस टीलोमियर जो है कोई भी क्रोमोसोम आपस में जो है अटैच नहीं हो पाते हैं। सो द टीलोमियर इज द एंड पोर्शन ऑफ क्रोमोसोम। तो प्राइमरी कॉन्ट्रिक्शन के साथ साथ आपका सेकेंडरी कॉन्ट्रिक्शन भी क्रोमोसोम में पाया जाता है। तो ये भी आपका हाईली रिपीटेटिव जो है डीएनए का सीक्वेंस है और ये क्रोमोसोम में आपका पाया जाता है, जिससे हम लोग बता सकते हैं कि ये पर्टिकुलर सेट में कौन सा क्रोमोसोम होगा। तो द प्रेजेंस ऑफ सेकेंडरी कॉन्ट्रिक्शन इज फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्रोमोसोम। ठीक है, क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करने के लिए ये पाया जाता है या ये होता है। नेक्स्ट है आपका न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर रीजन। तो हम लोग बात करें दीज एरिया न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर या न्यूक्लियोलस। तो दीज एरिया आर फॉर द फॉर्मेशन ऑफ 5.8 SRNA, 18 SRNA एंड 28 SRNA। ठीक है, तो इन RNA के फॉर्मेशन के लिए ये रीज़न होता है आपका। और सेकेंडरी कॉन्ट्रिक्शन आपका होता है, ये क्रोमोसोम में थोड़ी देर के लिए जो है और आता है। ठीक है, तो ये बहुत ही हाईली मीन्स बहुत जल्दी 28 SRNA, 18 SRNA, 5.8 SRNA का जो है निर्माण करता है या फॉर्मेशन करता है। दिस सेकेंडरी कॉन्ट्रिक्शन और न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर हाईली ट्रांसक्रिप्ट दिस RNA जीन्स। ठीक है, ह्यूमन में हम लोग बात करें क्रोमोसोम 13, 14, 15, 22, 21। ठीक है, ये सारे जो क्रोमोसोम्स होते हैं उनके सेकेंडरी और कॉन्स्ट्रिक्शन पर आपके न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर रीजन पाए जाते हैं। ठीक है, तो ह्यूमन क्रोमोसोम के 13, 14, 15, 21, 22 क्रोमोसोम पर जो सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन होता है वो आपका न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर रीजन होता है, जो कि आपका 18 SRNA, 28 SRNA और 5.8 SRNA की जो है के जीन इनके पास होते हैं, जिससे इनका फॉर्मेशन होता है। ठीक है, इसी इन क्रोमोसोम के न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर रीजन पे इस RNA का फॉर्मेशन, ये तीनों RNA का फॉर्मेशन होगा। ठीक, फाइनली लास्ट आपका है सैटेलाइट।
ठीक है, सैटेलाइट रीजन। सैटेलाइट आपका, आप लोग सैटेलाइट डीएनए से कंफ्यूज्ड मत होइएगा, क्योंकि सैटेलाइट डीएनए आपका हाईली रिपीटेटिव डीएनए होता है, ठीक है, तो उसको हम लोग फर्दर रिसर्च में यूज़ करते हैं। ये आपका जो सैटेलाइट रीजन है, ठीक है, क्रोमोजोम में, ये कांस्टेंट रीजन होता है, एक नॉब लाइक स्ट्रक्चर होता है क्रोमोजोम में जो कि आपका कांस्टेंट होता है। यहाँ पे जो क्रोमेटिन होता है वो आपका बहुत ही थिन क्रोमेटिन होता है। अब हम लोग क्रोमोजोम के स्ट्रक्चर को देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ द प्रेजेंस ऑफ सेंट्रोमियर। तो जैसे नाम से ही पता चल रहा है, मोनोसेंट्रिक मीन्स आपका ऐसा क्रोमोजोम जिसमें केवल एक सेंट्रोमियर पाया जाए, ठीक है, मीन्स जिसमें आपका केवल एक प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन पाया जाए, एक सेंट्रोमियर पाया जाए, तो इस तरीके का क्रोमोजोम आपका मोनोसेंट्रिक कहलाता है। द नेक्स्ट इज होलोसेंट्रिक। तो होलोसेंट्रिक क्रोमोजोम हैज डिफ्यूज्ड सेंट्रोमियर। तो इस तरीके से सपोज आपका कोई क्रोमोजोम है, ठीक है, तो सेंट्रोमियर बीच में ना होकर के इस तरीके से पूरा चारों तरफ डिफ्यूज फॉर्म में होगा, ठीक है, चारों तरफ डिफ्यूज फॉर्म में फैला होगा। तो इस तरह के क्रोमोजोम में जो आपके स्पेंडल फाइबर होंगे वो पूरे क्रोमोजोम पर अटैच होंगे, ठीक है, स्पेंडल फाइबर पूरे क्रोमोजोम पर अटैच होते हैं, इसीलिए होलोसेंट्रिक मीन्स पूरे क्रोमोजोम पर सेंट्रोमियर, ठीक है, सेंट्रोमियर या डिफ्यूज्ड सेंट्रोमियर। तो इस तरीके से आपके इंटायर क्रोमोजोम पर जो है वो अटैचमेंट होगा माइटोटिक स्पेंडल फाइबर्स का। तो इस तरह का आपका क्रोमोजोम पाया जाता है लेपिडोप्टेरा में, मीन्स इंसेक्ट में, ये इंसेक्ट का एक क्लास है लेपिडोप्टेरा में। नेक्स्ट है आपका डाइसेंट्रिक। तो नाम से ही पता चल रहा है, डाई मीन्स टू, सेंट्रिक, जहाँ पे आपका 2 सेंट्रोमियर पाया जाए क्रोमोजोम में, दैट क्रोमोजोम इज कॉल्ड डाइसेंट्रिक क्रोमोजोम। नेक्स्ट है पॉलीसेंट्रिक। तो मोर देन 2 सेंट्रोमियर प्रेजेंट इन पॉलीसेंट्रिक क्रोमोजोम। एंड थर्ड है आपका एसेंट्रिक क्रोमोजोम, ऐसा क्रोमोजोम, ठीक है, जिसमें आपका इस तरीके से बीच में सेंट्रोमियर हो और वो कहीं बीच से टूट जाए, ठीक है, और उसके पास इस तरीके से सेंट्रोमियर की एब्सेंस हो, ठीक, उस आर्म के पास या उस टुकड़े के पास सेंट्रोमियर की एब्सेंस हो, तो इस तरह का क्रोमोजोम आपका एसेंट्रिक कहलाएगा, मीन्स ए मीन्स एब्सेंट है सेंट्रोमियर। तो दिस इज द फ्रेशली ब्रोकन सेगमेंट ऑफ क्रोमोजोम। और इस तरीके का क्रोमोजोम आपका ज़्यादा लॉन्ग जो है लाइफ नहीं करता है, बहुत ही जल्दी जो है वो किल हो जाता है या ख़त्म कर दिया जाता है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ क्रोमोजोम बेस्ड ऑन प्रेजेंस ऑफ सेंट्रोमियर। पहला आपका टीलोसेंट्रिक। तो नाम से ही पता चल रहा है, अभी मैंने आपको बताया कि टीलोमियर इज द प्लेस ऑफ एंड ऑफ क्रोमोजोम, ठीक है, तो अगर आपका जो सेंट्रोमियर है, ठीक है, वो बिल्कुल क्रोमोजोम के एंड पर पाया जाए, इस तरीके से कहीं यहाँ एंड पर पाया जाए, तो इस तरीके का क्रोमोजोम आपका टीलोसेंट्रिक क्रोमोजोम कहलाएगा। मोनोसेंट्रिक क्रोमोजोम विथ ए टर्मिनल सेंट्रोमियर इज कॉल्ड टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम। इट इज ऑल्सो कॉल्ड टी क्रोमोजोम और मोनोब्रैंकियल क्रोमोजोम, ठीक है, मोनोब्रांच मीन्स एक है, मोनोब्रैंकियल क्रोमोजोम, ठीक है, इस तरह का क्रोमोजोम आपका बहुत ही रेयर होता है नेचर में। नेक्स्ट हम लोग मेटासेंट्रिक क्रोमोजोम की बात करें, तो नाम से ही पता चल रहा है, मेटा मीन्स बीच में, सेंट्रिक मीन्स सेंटर में, मीन्स आपका सेंट्रोमियर, नाम से पता चल रहा है कि अब जो सेंट्रोमियर होगा आपका वो कहीं क्रोमोजोम के बीचों बीच सिचुएटेड होगा, ठीक है। तो अगर आपका सेंट्रोमियर, ठीक है, हम बात करें, अगर आपका सेंट्रोमियर बिल्कुल क्रोमोजोम में बीचों बीच सिचुएटेड है, ठीक है, मिडिल ऑफ द क्रोमोजोम, और क्रोमोजोम की जो दोनों आर्म हो, ठीक है, जो दोनों भुजाएं हो, अगर वो इक्वल होंगी, तो इस तरह का क्रोमोजोम आपका मेटासेंट्रिक क्रोमोजोम कहलाता है। मेटासेंट्रिक क्रोमोजोम 3 टाइप्स का होता है, सब मेटासेंट्रिक, सब एक्रोसेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक। तो यहाँ पे ये क्रोमोजोम का फिगर बनाया है जिसमें आपके क्रोमोजोम में ये आपका मीडियन रीजन है। तो हम लोग देखेंगे, अगर आपका जो सेंट्रोमियर है वो बिल्कुल मिडिल रीजन में होगा तो मेटासेंट्रिक हो गया, बट अगर मिडिल से थोड़ा सा लेफ्ट हैंड साइड पर होगा या थोड़ा राइट हैंड साइड पर हो, जो कि मैंने ग्रीन कलर से लाइनिंग में बनाया है, तो ये रीजन आपका सब मीडियन कहलाएगा। और सब मीडियन रीजन पे अगर आपका सेंट्रोमियर प्रेजेंट है तो इस तरह का जो क्रोमोजोम होगा वो सब मेटासेंट्रिक कहलाएगा। मीन्स सेंट्रोमियर से थोड़ा, मीन्स मिडिल रीजन से थोड़ा ऊपर सेंट्रोमियर, ठीक है, मीडियन से थोड़ा ऊपर। इस नेक्स्ट है आपका सब एक्रोसेंट्रिक, मीन्स या इसको हम लोग सब टर्मिनल भी बोलेंगे। इसका मतलब है आपका कि क्रोमोजोम में एंड से थोड़ा पहले,
ठीक है, एंड से थोड़ा पहले। तो एंड से थोड़ा पहले कहीं यहाँ पे आपका सेंट्रोमियर सिचुएटेड होगा, तो इस तरह का क्रोमोसोम आपका सब एक्रोसेंट्रिक कहलाएगा। ठीक है, और अगर आपका बिल्कुल टर्मिनल रीजन पर जो है सेंट्रोमियर सिचुएटेड होगा, तो मैंने आपको पहले भी बताया इस तरह का क्रोमोसोम आपका एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम या टीलोसेंट्रिक कहलाएगा। मीन्स टर्मिनल रीजन पर है सेंट्रोमियर। ठीक है, टर्मिनल रीजन पर है सेंट्रोमियर, दैट इज कॉल्ड एक्रोसेंट्रिक और टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम। तो आप इसको इस तरीके से भी फिगर में डिटेल दिखा सकते हैं, या आप इसका लीनियर डायग्राम बना करके भी इसको शो कर सकते हैं। तो ये बीचों बीच आपका सेंट्रोमियर, तो ये हो गया बिल्कुल मेटासेंट्रिक। मीडियन रीजन से थोड़ा ऊपर की तरफ कहीं यहाँ पे, तो इस तरह का आपका हो गया सब एक्रोसेंट्रिक, या बिल्कुल टर्मिनल रीजन पे आपका पाया जाए सेंट्रोमियर, टर्मिनल रीजन पे पाया जाए सेंट्रोमियर। तो इस तरीके का आपका क्रोमोसोम हो गया जो है एक्रोसेंट्रिक और टर्मिनल क्रोमोसोम। तो होप सो आपको आज का ये वीडियो लेक्चर समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग डिटेल में क्रोमोसोम का अल्ट्रा स्ट्रक्चर देखेंगे।